मित्र नमस्कार। ये मेरे साथ आशुतोष पटेल हैं और कटनी से आए हैं। ये जीवामृत लेने आए हैं। बिल्कुल जी। कल भी दो सज्जन जीवामृत लेने आए थे, एक सतना से थे और एक इंदौर से थे। देश के किसान भाइयों, आप बहुत मुश्किल में हैं, क्योंकि खेती की लागत इतनी ज़्यादा हो गई है। बेशक पैदावार बढ़ी है, लेकिन पैदावार जितनी बढ़ी है उससे ज़्यादा खेती की लागत बढ़ी है। बिल्कुल जी। एक ज़माने में जब हमारे देश का खाद्यान्न उत्पादन 50-60 मिलियन टन था, तो यूरिया, डीएपी, पोटाश जीरो था। तो जिस समय खाद्यान्न उत्पादन 60 मिलियन टन था, आज ये मान लीजिए 60 मिलियन टन फर्टिलाइज़र है। जो देश में किसान उर्वरक यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, जाइम सब यूज करते हैं ना, इन सब का वॉल्यूम 60 मिलियन टन है। आज 60 मिलियन टन फर्टिलाइज़र डाल करके हम 350 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि खेती का मित्र एक ही सूत्र है, क्योंकि मैं कहता हूँ खेती खेत में करेंगे। तो खेत क्या है? खेत का ध्यान रखना है, धरती माता का ध्यान रखेंगे। अगर धरती माता का ध्यान रखेंगे तो आपको बाजार में दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी और खेती हो जाएगी। कई लोग कहेंगे कि अगर किसान फर्टिलाइज़र नहीं डालेगा तो देश में फिर अकाल की स्थिति आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। मैं फर्टिलाइज़र डालने का विरोध नहीं करता हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि अगर ये ज़मीन हमारी हेल्दी हो जाएगी तो पैदावार और बढ़ जाएगी और रसायन बिल्कुल नहीं लगेंगे। एक सूत्र मैं अक्सर बताता हूँ कि इस ज़मीन में, ये ज़मीन चूँकि जिंदा है, इसको माँ अगर कहते हैं तो मतलब है कि ये जिंदा है। अब जिंदा है सूक्ष्म जीवाणुओं की बदौलत और जीवों की बदौलत। जैसे आज मेरे एक मित्र हैं, उनसे बात हो रही थी, सांप को बहुत डरते वो। उन्होंने सांप देख लिया, अचंभित हो गए। तो मैं एक उनसे कह रहा था कि आज का इंसान कहता है गणेश जी की पूजा करता है और गणेश जी चूहे के ऊपर बैठे। गणेश की पूजा करेगा, चूहे को मारता है। शिव जी के गले में सांप का नाक का हार है। शिव जी का पुजारी है, सांप से दुश्मनी है। जहाँ भी शिवलिंग है, शिवलिंग के आगे एक नंदी है। तो शिव से मोहब्बत है, नंदी से दुश्मनी है। कुल मिलाकर के हमको हर जीव हमें दुश्मन नजर आता है, जबकि जीवन है ही जीव और वन। अब जीव तो मैं मार रहा हूं और वन मैं काट रहा हूं। मतलब जीवन, जीव और वन, अगर जीव नहीं होंगे और वन नहीं होंगे तो हमारा जीवन नहीं हो सकता। तो आज मैं मित्र बात कर रहा हूँ धरती की उर्वरता की। धरती की उर्वरता को बढ़ाने का प्रयास करिए और ये काम एक ही साल से स्टार्ट हो जाता है। जैसे आज देश में जब नेचुरल फार्मिंग की बात आती है तो लोग कहते हैं अपने लिए 1 एकड़ करो। क्यों करो अपने लिए 1 एकड़? यानी कि उनकी विधा में डाउट है कि जब प्राकृतिक खेती की ओर किसान जाएगा तो उत्पादन गिर जाएगा। मैं कहता हूँ कुछ ऐसा काम करते हैं, मिल करके कुछ ऐसा सोचते हैं कि पैदावार भी ना घटे और रसायन बंद हो जाएं। वो टेक्निक आपको बता रहा हूँ, पैदावार ना घटे और रसायन बंद हो जाए। उसके लिए मैं कहता हूँ 2-3-4 चीज़ें, बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है।
इस जमीन में आपने उर्द बोया, चना बोया, सब्जी बोया, निमेटोड्स लग गया, व्हाइट ग्रब लग गया, दीमक लग गई, तो आप क्लोरोपाइरीफास, रीजेंट, कोराजिन ला करके पटकने लगे, तो माँ तो मर गई। पहले भी मरी थी और आज भी हम इसको कंटिन्यू मारते रहने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कभी जिंदा होने ही ना पाए। दूसरा, जो फसल पैदा हुई, गेहूं काटा, धान काटा, कुछ भी काटा, उसका जो फसल का अवशेष था जला दिया, फेंक दिया, नदी नाले में, तालाब में बहा दिया। तीसरा, इस जमीन के ऊपर 3-4 टन का ट्रैक्टर चलाते। मित्र, आज जो आने वाले समय में जो मैं देख पा रहा हूं कि मानव का जीवन बहुत संकट में है, और इतना संकट में है कि आज जो हम लोग बड़े बड़े लोग हैं उनको तो आप देख ही रहे हैं, किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है। देश की 25% आबादी लगभग अस्पतालों में या चिकित्सकों की शरण में है। रेगुलर चेकअप कराना, रेगुलर ट्रीटमेंट लेना, और बहुत सारे लोग तो नर्सिंग होम में, बड़े बड़े अस्पतालों में जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष झेल रहे हैं। ये आदमी यहाँ हंसने मुस्कुराने आया था, और कब हंस मुस्कुरा सकता है? सिंपल सी बात, मैं प्रकृति की जिस व्यवस्था में रहता हूँ, प्रकृति की जिस व्यवस्था में रहता हूँ, परमात्मा की या भगवान की जिस व्यवस्था में रहता हूँ, अगर भगवान की या प्रकृति की या परमात्मा की वो व्यवस्था मैं यूं ही नष्ट करता रहा, तो फिर आप हंसने की कोशिश मत करना। कागज का नोट जिनके पास ढेर सारा है, वो भी लोग मैंने हंसते हुए नहीं देखे, और गरीब की तो बात ही छोड़ दो। मुद्दा ये मित्र कि हमारा जीवन प्रकृति की व्यवस्था पर आधारित है, और खास करके जब किसान की बात आती है, तो किसान जब खेती करता है तो केवल बीज बोता है। आपको अगर ये जमीन अच्छी है ना, एक माँ की कोख अच्छी है, माँ हेल्दी है, माँ स्वस्थ है, माँ मुस्कुराती है, माँ को कोई पीड़ा नहीं है, आप बो दीजिए बीज। ना तो आपसे फर्टिलाइज़र मांगती है, ना पेस्टिसाइड मांगती है, ना वो आपसे पानी मांगती है। लेकिन अभी तो हमें पता है कि बिना फर्टिलाइज़र के मेरा गेहूं नहीं होगा, बिना फर्टिलाइज़र के मेरा गन्ना नहीं होगा, और तय है नहीं होगा। फिर जब फसल बो देते तो मुझे पता है कि बिना बीमारी के, तो बिना फंजीसाइड के तो फसल होगी ही नहीं। फिर कीड़ा लगता है तो बिना साहब इंसेक्टिसाइड के फसल होगी नहीं, बिना खरपतवार के मारे फसल होगी नहीं, बिना सिंचाई के फसल होगी नहीं। ऐसा हमने मान लिया है। अब मैं ऐसे लोगों से पूछता हूँ जिन्होंने मान लिया है, क्या जब बोरिंग नहीं थी, जब पंप सेट नहीं थे, जब सिंचाई के कोई साधन नहीं थे, जब नहरें नहीं थी, तब क्या था? खेती नहीं होती थी? जंगल में खेती नहीं हो रही है? क्या है कि मिट्टी की फर्टिलिटी अच्छी होगी तो सब कुछ अपने आप होगा। और मैं फिर कहूँगा कि देश में प्राकृतिक खेती के बारे में या खेती की उन्नति के बारे में, खेती की जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी मिट्टी को फर्टाइल बनाने के लिए नहीं है। हर टेक्नोलॉजी के पीछे क्या हाथ है कि फसल नहीं बढ़ रही है तो साहब यूरिया डाल दो, फसल गिर गई है, फास्फेट की कमी है तो डीएपी डालना, पत्ती पीली पड़ जाती है तो जिंक डालना, पत्ती सफ़ेद हो जाती है तो आयरन डालना। यानी कि बाजार चलता रहे। किसान भाइयों, आपकी खेती मरती हो मर जाए, आप मरते हो मर जाइए, आपको घाटा है घाटा हो जाने दो, आप कर्जदार हो कर्जदार बने रहो। पढ़े लिखे लोग यही चाहते हैं। कोई भी आवाज़ धरती माता को समृद्धशाली बनाने के लिए नहीं आ रही है, कोई भी आवाज़ कहीं से भी। मैं खेती का एक ही सूत्र बताता हूँ कि अपनी धरती को समृद्धशाली बनाना है, इसमें ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाना है। तो ये सामने मेरे कार्बनिक पदार्थ रखा है, ये कार्बनिक पदार्थ है, ये गोबर भी कार्बनिक पदार्थ है, ये बाग बगीचों की पत्तियां ये भी कार्बनिक पदार्थ है।
कार्बनिक पदार्थ का मतलब है कि फसलों से प्राप्त होने वाली उपज जो हमारे लिए अनुपयोगी है, जिसको मैं विष मानता हूं, वो विष समुद्र मंथन की घटना में इस विष का पान ही शिव भगवान ने किया था और वचन दिया था इंसान को कि हे पुत्रों, तुम अच्छी प्रवृत्ति के हो या खराब प्रवृत्ति के हो, यानी कि राक्षस और देवता दोनों थे। जब विष को पान की बात आई कि विष कौन लेगा, विष किसके हिस्से में जाएगा, तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि विष न राक्षस पिएंगे न देवता पिएंगे, विष हम पिएंगे। आप हमको विष देते रहिए और हमसे अमृत लेते रहिए। ये कहानी है समुद्र मंथन की हकीकत में। तो ये विष है, गोबर है, मल है, मूत्र है, किसी भी जीव का, वो सब क्या है, विष है। मतलब जो वस्तु, जो पदार्थ खेत से, जमीन से, फसलों से, वनस्पतियों से आई है और हमारे लिए अनुपयोगी है, वो विष के समान है। या ये वनस्पतियां हो सकता है पशुओं के लिए उपयोगी हों, लेकिन पशु जब गोबर करेगा तो हमारे लिए विष के समान है, हम उसका यूज नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें मानव सभ्यता में जब प्राप्त होंगी, भोजन पशु करे, मनुष्य करे, तो मल विसर्जित सब कोई करेगा। वो कहाँ जाएगा? तो वो धरती पचाएगी, वो धरती का भोजन है। जिसको हम कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ। और देखिए मेरे बगल में ये जो रखा है, ये क्या है? ये यही कार्बनिक पदार्थ, अभी बारिश आएगी, ये कार्बनिक पदार्थ जब कंटिन्यू इस कार्बनिक पदार्थ में 20% नमी होगी और 60 दिन का वक्त लगेगा। कोई कहता है ना कि हम कोई ये चीज़ डिकम्पोज कर देंगे किसी पदार्थ से 45 दिन में, किसी की हैसियत नहीं है, दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये जो मेरे पास कार्बनिक पदार्थ है इसको 45 दिन में डिकम्पोज करके दिखाए। इसका विज्ञान है मित्र। ये जब कंटिन्यू 60 डेज तक, 60 दिनों तक इसमें नमी रहेगी और ये मिट्टी के टच में रहेगा, ये भी ध्यान रखिए आप। अगर मैं इसको फर्श में डाल दूं और 60 दिन तक नमी बनाए रखूं तो ये डिकम्पोज नहीं होगा, तो कार्बन की फॉर्म में नहीं आएगा। ये ज़मीन के टच में होगा और नमी होगी तो ये कार्बन बनेगा, ऐसा सड़ जाएगा, सेमी डिकम्पोज हो जाएगा। अब ये जो मेरे हाथ में है, अगर मैं किसी फसल के जड़ में डाल दूं और कहूं कि ये फसल तू ये खा ले, फसल ये नहीं खाएगी, क्योंकि एक सिद्धांत है मित्र, किसी भी फसल की जड़ जो है ना, जड़ केवल पानी की तलाश में नीचे जाती है। अब उस पानी में जो भी चीज़ें सोल्यूबल हैं, और पानी में बेसिकली क्या सोल्यूबल होना चाहिए? जीवांश, मरे हुए जीवों का अंश ही जीवांश कहलाता है। अब ये जो कार्बन है, ये कार्बनिक पदार्थ है और ये है कार्बन। 1 हेक्टेयर ज़मीन में इस कार्बन की मात्रा 1 हेक्टेयर ज़मीन में 200 कुंटल होना चाहिए, यानी 1%। 1 हेक्टेयर मिट्टी का वजन 20,000 कुंटल होता है। अगर 1% हमें उसमें ह्यूमस या जीवांश कार्बन करना हो तो ये मटेरियल कितना होना चाहिए? 200 कुंटल, और उसका ड्राई वेट 200 कुंटल, गीला नहीं, शुष्क। अगर सुखा करके तौलेंगे तो 200 कुंटल होना चाहिए। अब ये जो कार्बनिक पदार्थ है, जैसे ये जो पत्ते हैं, मैं इसमें ये जीवामृत है, आज की तारीख में जीवामृत है। अब मैं ये जीवामृत अगर इन पत्तों में ऐसे से डालूं और मैं कहूं कि ये सड़ जाएगा, भाई साहब ये कार्बनिक पदार्थ इन जीवाणुओं का भोजन नहीं है। फिर सुन लीजिए, जैसे लोग कहते हैं ना वो सड़ जाता है, कतई नहीं, झूठ बोलते हैं वो। ये जीवामृत इस कार्बनिक पदार्थ का भोजन नहीं है, मतलब कार्बनिक पदार्थ जीवाणुओं का भोजन नहीं है। हाँ, ये जीवाणु होंगे और इसमें नमी कंटिन्यू क्रिएट करेगी, तो 50-60 दिन के बाद जब ये कार्बन के रूप में, यानी कि ये पत्ती जब ब्लैक कलर की होने लगेगी, तब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको अपना शिकार बनाएंगे। फिर आगे क्या होगा? ये जो जीवामृत यानी जीवाणु है जंगल की मिट्टी के लाखों प्रकार के, आई डोंट नो, 100, 200, 500, 1000,
इसमें कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किसी को नहीं पता। तो ये जब जीवाणु यहाँ आएंगे कार्बन में, तो ये इस कार्बन को अपना भोजन बनाएंगे, अपनी ग्रोथ। और क्या करना है, ये इनका शौक नहीं है कि ये जीवांश बनाए ना, सिंपल सी लाइफ है। जैसे मैं हूँ, मैं एक दिन मरूंगा तो जीवांश में कन्वर्ट हो जाऊंगा, लेकिन मैं जीवांश में कन्वर्ट होने के लिए नहीं मरूंगा। मतलब मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है कि मैं मर जाऊं तो खेत को जीवांश मिल जाए। ये नेचुरल प्रोसेस है, मुझे मरना ही मरना। जब मरूंगा तो इसके ऊपर फिर अटैक होगा सूक्ष्म जीवाणुओं का, और फिर मैं जीवांश में बदल जाऊंगा। तो ये जीव भी जीव है ना, ये छोटे छोटे जीव हैं, इनकी लाइफ 4 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, बस इतनी है। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करते रहेंगे, पीछे से मरते रहेंगे, और फिर बाद में प्राप्त होता है जीव द्रव्य। जो जीव द्रव्य होता है मित्र, जमीन में जीवांश जिसको कहते हैं, जीवांश ही फसलों का भोजन है, और जीवांश ही पानी में सोल्यूबल है। इसमें जो जिंदा कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगस है, फसल वो नहीं खाएगी, इस जीवाणु को फसल नहीं खाएगी। क्योंकि मैंने बोला कि एक नैनो विज्ञान है ना, आजकल नैनो टेक्नोलॉजी बहुत चल रही है। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो माने क्या है, जैसे नैनो यूरिया आ गई, नैनो डीओपी आ गई, है ना, बहुत सारी चीज़ें नैनो आ गई आपकी लाइफ में। नैनो मीन्स है, हकीकत नैनो ही है। किसी भी जड़, किसी भी फसल की जड़ ये गोबर का पार्टिकल नहीं खा सकती। तो ये गोबर का पार्टिकल तो माइक्रो है, यानी बड़ा है, और जो जिंदा जीवाणु है वो माइक्रो है। जबकि जड़ नैनो पार्टिकल्स, जो पानी में, नैनो का मतलब है जो पानी में इजीली सोल्यूबल हो जाए, उसको हम नैनो बोलते हैं। तो जड़ नीचे से जीवांश ही लेती है, यूरिया नहीं लेती। यूरिया हम ज़बरदस्ती घोल देते हैं यार उसके पानी में, तो ले लेती बेचारी। डीएपी ज़बरदस्ती घोल देते हैं तो ले लेती बेचारी, लेकिन बेसिकली वो भोजन नहीं है। और ना ये 17-18 पोषक तत्वों का कोई विज्ञान है। ये फसल जितना भी लाई है ज़मीन से, अगर 17 पोषक तत्वों का, 13 पोषक तत्वों का कोई विज्ञान है, तो इनमें सब कुछ है। ये जब कार्बन बनेगा, कार्बन को जीवाणु खाएंगे तो वो सारे तत्व उसको, ज़मीन को जीवांश के रूप में मिलेंगे। जब जीवांश के रूप में मिलेंगे तो आपके भोजन में स्वाद होगा, आपके भोजन में पौष्टिकता होगी। संबंध क्या हुआ कि ज़मीन को जिंदा करना है। ज़मीन का जिंदा दिली का मतलब है कि ज़मीन में जितने भी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु होने चाहिए वो होने चाहिए, जो होने चाहिए होने चाहिए। लेकिन अभी तो मैंने पेस्टिसाइड डाल के मार दिए, तो कहाँ मिलेंगे जहाँ मैंने पेस्टिसाइड नहीं डाला। कुछ लोग कहेंगे साहब हमने पेस्टिसाइड कभी नहीं डाला, तो चलो तुमने पेड़ काट दिए मेड़ के सब, तो गर्मी में मर गए। इनके मरने के 2 रीजन है, या पेस्टिसाइड डाल करके मरेंगे, या फिर ये टेम्परेचर अप्रैल मई जून के टेम्परेचर में मरेंगे। जैसे अभी 9 तपा चल रहा है। 9 तपा का मतलब है गर्मी बहुत है, 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया है। और अगर ज़मीन में थर्मामीटर लगाओगे ना तो ज़मीन का टेम्परेचर 65-70 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। नाप लो यार कभी। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद सर्वाइव नहीं करता, वो मर जाता है। लेकिन मैं जब बार बार पेड़ों की बात करता हूँ ना कि शीशम का, जामुन का, नीम का छायादार पेड़ खेतों की मेड़ों पर होने चाहिए, इसलिए करता हूँ कि कंटिन्यू जीवामृत नहीं डालना। एक बार ज़मीन को, ज़मीन की जिंदा दिली की बात समझ गए कि सॉइल क्या होती है, तो फिर हमको कभी नहीं डालना एक बार डालने के बाद। अन्यथा जैसे यूरिया डीएपी 50 साल से डालते चले आ रहे हैं, ऐसे हमको जीवामृत भी अब कंटिन्यू डालते रहना। मैं कहता हूँ समझ गए तो फिर कभी नहीं डालना, 1-2 बार डालना, कभी नहीं डालना, ठीक है ना मित्र। इस मिट्टी को रिच बनाना है, तो मिट्टी की 3 प्रॉपर्टीज होती है। जैसे ये जीवाणु, चींटी, चींटा, दीमक, सांप, बिच्छू, केचुआ, ये ज़मीन में अगर हैं तो ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ठीक हैं तो मैंने बोला ये जो बायोमास है, कई बार क्या होता है
कि जैसे ये शुष्क बायोमास है, अगर मेरे खेत में दीमक है, दीमक इस सूखे पदार्थ को भी खा करके कार्बन जैसा बना देती है, तो शुष्क इलाकों में दीमक पाई जाती है। अगर ये नम है तो नम पदार्थ को केचुआ खा लेता है। तो दीमक और केचुआ दोनों मेरे मित्र हैं। कई लोगों ने कई सालों से दीमक को दुश्मन बता रखा है। किसान दीमक को मारने के लिए दवाई डालता है, उसे पता ही नहीं बेचारे को। निमेटोड्स को मारने के लिए दवाई डालेगा। हमारा तजुर्बा है, बहुत सारे किसान देश में ऐसे हैं जिनको जो सब्जी की उद्यान की खेती करते हैं और निमेटोड्स की प्रॉब्लम से ग्रसित है। मैंने उनसे कहा कि आप 2 महीने के लिए खेत में पानी मत दीजिए, खेत को कभी कभी शुष्क पोजीशन में जाना चाहिए और ये जीवामृत दे दीजिए, आपके सारे निमेटोड्स की समस्या खत्म हो जाएगी। जमीन को ओपन छोड़िए और कई बार ऊपरी सरफेस को ड्राई हो जाने दीजिए। जब आप कंटिन्यू एक तो मॉइस्ट रखते हैं, सब्जी बोते हैं, आर्चर लगाते हैं, कंटिन्यू नमी 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 और पेस्टिसाइड डालते ही रहते हो। पेस्टिसाइड, कोई भी पेस्टिसाइड निमेटोड्स को नहीं मारता। मतलब आप समझना, मैं कई बार ऐसा बोला हूँ कि ज़िंदगी भर जिसको आप मारते रहे वो नहीं मरा। दीमक आप ज़िंदगी भर से मार रहे हो, नहीं मरी, लेकिन केचुआ मर गया। निमेटोड्स आप ज़िंदगी भर से मार रहे हो, नहीं मरा, लेकिन लाभदायक जीवाणु मर गए। मैं अक्सर कहता हूँ मित्र, ये मारने मूरने का काम बंद कर दीजिए। आप ये समझिए कि मुझे किसी को नहीं मारना, क्योंकि ये जो जिसको मैं मार रहा हूँ वो प्रकृति की व्यवस्था का एक हिस्सा है। और प्रकृति की किसी भी इकाई को, चाहे खरपतवार को मारिए, चाहे किसी दीमक को मारिए, चाहे किसी इल्ली को मारिए, जो मारने का काम है ना, आप इसलिए बर्बाद हैं, आप इसलिए नहीं हंस रहे, आप इसलिए घाटे में हैं, आप इसलिए जो है कैंसर हो गया है, क्योंकि आपका धंधा है कि मैं इस प्रकृति की व्यवस्था से नफरत करता हूँ। मित्र, भगवान की शरण में चलिए, परमात्मा से डरिए। परमात्मा की व्यवस्था अगर खूबसूरत रहेगी तो आप समझना आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा विषय ये था, आशुतोष जी, आपके पास 22 एकड़ ज़मीन है। किसान भाइयों से कहता हूँ, देश के बहुत सारे हिस्से में किसान भाई केवल धान गेहूँ धान गेहूँ धान गेहूँ धान गेहूँ। जो किसान धान गेहूँ बो रहा है ना, वो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है भगवान की व्यवस्था के साथ। कैसे? अब बारिश कम होती है, गेहूं में अब 6 पानी तक आप लगाते हैं, और एक बार में जब कायदे से पानी लगाएंगे तो 5 लाख लीटर, और बेकायदे लगाएंगे तो 6-7 लाख लीटर। यानी एक हेक्टेयर गेहूं की पैदावार के लिए 30-35 लाख लीटर पानी की ज़रूरत हो। खरीफ में आपने धान लगा दिया, बारिश कम होती है, लो लैंड एरिया है नहीं, आप ट्यूबवेल के सहारे धान लगा दिए, तो धान में जहाँ पानी की ज़रूरत होती है 40 से 50 लाख लीटर की। यानी कि 1 हेक्टेयर में धान और गेहूं की खेती करने वाले किसान ने करीब 80 लाख लीटर पानी ज़मीन से निकाला। मित्र, हम अगर इतना पानी 1 हेक्टेयर की खेती में निकालेंगे तो हमारे बच्चे क्या पिएंगे आगे चल करके? और ड्रिंकिंग वाटर की समस्या आप देख रहे हो। कई बार मैं कहता हूँ कि अगर इस देश को जिंदा रहना है, अगर आपको डाउट है कि आने वाले दिनों में पानी के संकट से लोग मरेंगे, अक्सर मैं बोलता हूँ, तो धान और गेहूं के क्षेत्रफल को कम करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा। लेकिन ये बात इसलिए नहीं कही जाती कि जो 350-325 मिलियन टन के प्रोडक्शन की कहानी है, उसमें 80% हिस्सा इन्हीं का है। यानी ज़मीन से पानी लूट लो और 325 मिलियन टन के प्रोडक्टिविटी का जो कृषि विज्ञान दम भरता है, यानी कि ज़मीन का पानी लूट लो, ज़मीन की फर्टिलिटी लूट लो और अपना कॉलर ऊंचा करो और बोलो कि साहब मेरी टेक्नोलॉजी की बदौलत 325 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा हो रहा है, अगर मैं ना होता तो देश भूखों मर जाता। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये प्रोडक्शन भी रहेगा और आप भूखों मर जाएंगे। क्यों भूखों नहीं मरेंगे? तो ये प्रोडक्शन में जितना केमिकल और जितना पेस्टिसाइड डाला, उसकी वजह से आप बीमार होकर मर जाएंगे। मरना तो है,
और जिंदा रहना है तो जमीन को जिंदा रखना है, क्योंकि जमीन मेरी आध्यात्मिक माँ है। जमीन, धरती मेरी आध्यात्मिक माँ है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। तो किसान भाइयों, मैं आप सबसे एक ही बात बार बार निवेदन करता रहता हूँ, क्या कि खेत की मेड़ों को बना करके ठीक दुरुस्त करके वर्षा का पानी रोकना पहला काम। जिसको अपने बच्चों की चिंता हो कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्ज्वल हो, तो खेतों की मेड़ बना करके वर्षा का पानी रोकना चाहिए। खेतों की मेड़ों पर नाना प्रकार के वृक्ष लगाने चाहिए। और फसलों, उसी भी फसल में, मतलब हमारी ज़मीन कैसी है, हमारी जलवायु कैसी, उसके अनुसार मुझको फसल बोना चाहिए, कम मिले या ज़्यादा। क्योंकि ज़्यादा मिलने के चक्कर में आप ही, ज़्यादा मिलने के ज़्यादा लालच में ही तो आप बर्बाद हुए हैं। आप कर्जदार क्यों हुए? क्योंकि आपको ज़्यादा चाहिए। और ज़्यादा लेने का जादू टोना ये टेक्नोलॉजी और बहुत सारे झोला छाप लोग बता ही रहे हैं आपको। ये डाल दोगे तो उन्नतशील बीज बो दोगे तो पैदावार बढ़ जाएगी। अब सिद्धांत बता दूं, आज देश में बीज का कारोबार बहुत ज़बरदस्त है। हमको हर रोज़ 2-4 किसान तो ऐसी बात बोल ही देते हैं, सचान साहब हमको उन्नतशील बीज चाहिए, हमको हाई यील्डिंग वैरायटी का बीज चाहिए। तो हमने कहा मित्रों, बीजों के विज्ञान में मत उलझिए। फिर बता दूं, बीज परमात्मा के द्वारा बनाया गया था, बीजों में कोई कमी नहीं है। ये जो नस्ल सुधार है ना, किसी भी फसल का, किसी भी वनस्पति का नस्ल सुधार, यानी हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिकल छेड़छाड़, चाहे पशु में हो चाहे फसल में हो, ये आदमी के मानसिक दिवालियेपन का सबूत है। मैं कहता हूँ, धरती में मान लो आप गेहूँ बोते हैं, इस बच्चे के यहाँ गेहूँ होता है 8 दूनी 16, 20 कुंटल हेक्टेयर, 8 कुंटल होता है 1 हेक्टेयर में। इनके यहाँ बीज बेचा जाता है कि ये वैरायटी बोगे तो 25 कुंटल होगा। लेकिन ट्राई कर चुके बहुत से किसान, एक 60 कुंटल पैदावारी वाला दुनिया में कोई गेहूं नहीं है। और जहां हो रहा है वहां या तो बहुत ज़्यादा केमिकल की दम पर हो रहा है, या जो ज़मीन अच्छी है वहां हो रहा है। मैं फिर कहता हूं, जिस फसल का बीज कोई कहता है इस फसल की पैदावार बहुत कम है, मैं दावे के साथ कहता हूं। अगर कोई कहे इस चने की पैदावार 8 कुंटल 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होती ही नहीं है, वो चने का बीज ले आइए, मैं अपने खेत में 20 कुंटल पैदावार करके दिखाऊंगा। कारण ये माँ जब अच्छी होगी, माँ की कोख अच्छी होगी, तब संसतियाँ, तब फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। आज माँ की कोख को तो सजाने की कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, धरती माता मेरी आध्यात्मिक माता है, इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने की दिशा में 2 कदम आगे चलिए। और सूत्र बता दिया, 1 एकड़ ज़मीन की मिट्टी का वजन 8000 कुंटल है। अगर उस 1 एकड़ ज़मीन में हम ये 150 कुंटल शुष्क पदार्थ, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, अगर मैं 150 कुंटल ये शुष्क पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ डालूंगा और फिर उसमें खेत में नमी बनाए रखूंगा, फिर ये कार्बन बनेगा और ज़मीन में ये जीवाणु होंगे, तो फिर बता दूं, गेहूं की सबसे थर्ड क्वालिटी जो कहता है कि ये गेहूं 35 कुंटल से ज़्यादा नहीं हो सकता, मैं कहूँगा उस गेहूं को भी मैं 60 कुंटल पैदा करके दिखाऊंगा। मित्र, 2 चीज़ें हैं, धरती की कोख अगर अच्छी होगी तो अच्छे बीज की तलाश खत्म हो जाएगी, और धरती की कोख अगर खराब है तो आप अच्छे बीजों की तलाश में भटकते रहना और बर्बाद हो जाना। ये मार्केटिंग है मित्र, हर व्यक्ति अपना पदार्थ बेचना चाहता है। तो इससे आपको बाहर निकलना है, ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ डालना है, ज़मीन में नमी बनाए रखना है, और जीवाणुओं का इनोकुलेशन करना है। और फिर बता दूं, ये लड़का जो आशुतोष पटेल है, कटनी से आया है, और इसका नंबर बोलो जरा। 62 66 41 60 14 है जी। 62 66 41 60 14। हाँ जी। अगर कटनी इलाके में किसी को ये जीवामृत चाहिए अब जी, तो 62 66 41 60 14 कटनी इलाके के लोग। और आज फिर एक बात बता दूं, जो किसान यहाँ भटक रहे हैं ना, कई किसान हमको व्हाट्सएप पर पूछते हैं, साहब
व्हाट्सएप पर ऐसे ही पोस्ट डाल देते हैं जी। कि हमको जीवामृत चाहिए। बिल्कुल जी। फोन उठाइए, हमको डायरेक्ट बात करिए। आप तो देश में बहुत सारे भागों में बहुत सारे किसान, कम से कम 8-10 हज़ार किसान यहाँ से ये जीवामृत ले जा चुके हैं 3-4 साल के अंदर। 8-10 हज़ार किसान राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिहार में, आसाम में, मध्य प्रदेश में, यूपी में। आप फ़ोन उठाइए, हमको बात करिए डायरेक्ट कि सचान साहब हम इस इलाके के हैं, इस प्रदेश के हैं, जीवामृत कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि उस ज़िले के उस किसान से ले लीजिए। अन्यथा दूसरी और चीज़ बताता हूँ कि आपको ये भी जहमत नहीं उठानी है तो आप जंगल चले जाइए, और जंगल में जो बहुत बेहतरीन जंगल हो, जिन पेड़ों के नीचे ये बड़ा ऐसे पत्तियाँ खूब इकट्ठी हो, मतलब डंप हो, बह के गई ना हो, वहाँ उन पत्तियों के हटाइए और नीचे से आपको इस तरीके की मिट्टी मिलेगी भुरभुरी। बस ये मिट्टी ले आइए 2-4-5 किलो, ड्रम में डालिए, पानी भरिए, और फिर बता दूँ 200 लीटर जीवामृत बनाने के लिए 2 महीने में बनेगा। और 28 किलो चीनी या 28 किलो गुड़ या 14 किलो गुड़, 14 किलो आटा, 14 किलो चीनी, 14 किलो आटा देना पड़ेगा 2 महीने में। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो उसके हिसाब से मिट्टी की या जीवामृत की, जैसे ये बच्चा लिए जा रहा है, ये 10-15 लीटर की बोतल है, इसके पास 22 एकड़ ज़मीन है। अभी इसका जीवामृत 45-50 दिन में बन के रेडी हो जाएगा 20 एकड़ ज़मीन के लिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।